हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी एंड क्राइम। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूँ अमा और मैं आपसे मिलूंगी यहाँ हर मंडे एक नए ट्रू क्राइम केस के साथ। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू क्राइम फैन हैं तो आई हाईली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि आज की वीडियो से मेरा मकसद किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है और वीडियो का सारा कंटेंट ऑनलाइन मौजूद है और मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स और वीडियो से इकट्ठा किया गया है। एक डिस्क्लेमर भी देती चलूँ कि आज की वीडियो में रेप, सुसाइड और पीडोफिलिया की थीम्स शामिल हैं। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपको ऐसे किसी भी बात सुनने की इजाज़त नहीं देती या फ़िलहाल आप इतने डार्क टॉपिक सुनने के मूड में नहीं हैं तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दें। उम्मीद करती हूँ आपसे जल्द ही किसी लाइटर थीम वाली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। Guys, I'm really sorry for all the background noises. There's some construction work going on in the neighbors. चलें अपने केस की तरफ चलते हैं। And excuse my गला too बैठा हुआ है। दिसंबर 1999 में पाकिस्तानी पुलिस बेसिकली लाहौर पुलिस को एक पैकेज मौसूल होता है। पैकेज खोलने पर उन्हें उसमें एक डायरी और चंद तस्वीर मिलती हैं। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ये 32 सफ़ों पर मुश्तमिल क्रिमिनल कन्फेशन है। इस डायरी में ये बेनाम राइटर इस बात का दावा कर रहा था कि पिछले 1.5 साल में उसने एग्जैक्टली 100 लड़कों के साथ जिनसी ज़्यादती करके उनको कत्ल किया है। उसने ये भी लिखा कि उसके शिकार आमतौर पर बेघर, घर से भागे हुए लाहौर की गलियों के किनारों पर रहने वाले ज़्यादातर 6 से 16 साल के बच्चे होते थे। वो उन्हें बहला फुसला कर ले जाता और उनके साथ जिनसी ज़्यादती करके, जो कि 1 घंटे से लेकर कभी कभार महीनों तक चलती, जब उसका उनसे दिल भर जाता तो उनका गला दबाकर उनकी लाशों को ठिकाने लगाता था। उस पैकेज में एक नोट भी था जिस पे एक पता लिखा हुआ था और ये लिखा था कि यहाँ जाकर सबूत मिल सकते हैं। जब उस एड्रेस को सिस्टम में डाला गया तो पता चला कि ये जावेद इकबाल नामी एक अमीर ताजर का एड्रेस है। जावेद इकबाल 1956 में लाहौर में पैदा हुआ। वो अपनी फैमिली का छठा बच्चा था और उनके फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कभी कभार 2 घंटे की नींद पे 24 घंटों की शिफ्ट्स लगाकर अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ें, प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटी फंड्स वगैरह फराहम किए थे। जावेद और उसके बहन भाई के मांगने से पहले ही उनकी ख्वाहिश की हर चीज़ मौजूद होती थी। जावेद ने एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और उसके बाद वो खुद भी जल्द ही बिजनेस वर्ल्ड में दाखिल हो गया। उसके अब्बू ने ग्रेजुएट करने से पहले ये शर्त रखी थी कि अगर वो ग्रेजुएट करता है तो उसके अब्बू उसको 2 घर खरीद कर देंगे जिनका वो जो चाहे कर सकता है। ग्रेजुएट करने के बाद उसके अब्बू ने जो उसको 2 बड़े विलास लेकर दिए, उनमें से जो ज़्यादा बड़ा विला था उसमें जावेद खुद रहने लग गया और जो थोड़ा छोटा विला था उसमें उसने स्टील रिकास्टिंग का एक बिजनेस शुरू कर दिया। जावेद अपनी 20s में पहुंच चुका था। तो जैसे कि हमारे देसी माँ बाप कहते हैं, उसके पेरेंट्स ने भी उस पर फोर्स करना शुरू कर दिया कि अब तुम शादी कर लो, शादी करोगे तो हमें पोता पोती मिलेंगे। पर जावेद ने कहा कि मुझे एक चांस और देते हैं, क्योंकि उसके अरेंज मैरिज की भी बातें शुरू हो गई थी। तो मुझे एक चांस और देते हैं, अगर मैं अपनी पसंद की लड़की ले आऊँ और उससे शादी कर लूँ, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ऑब्वियसली जैसे पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने कहा हाँ तुम्हें एक और चांस मिल रहा है, जाओ अपनी पसंद की लड़की लाओ और उससे शादी कर लो, हमें बस तुम्हारी शादी होते देखनी है। फिर जावेद ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो सेटल होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसके कुछ टाइम बाद जावेद को गलियों में एक होमलेस लड़का मिला। उसकी एज मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर कोई 6-7 साल का बच्चा होगा। जावेद उसको घर लेके गया, उसको कपड़े शपड़े दिए, उसको खिलाया पिलाया और अपने साथ ही रख लिया। एसेंशियली अडॉप्ट कर लिया उसको।
जब घर वालों ने देखा कि इस तरह एक बच्चे को घर में रख रहा है और उसको पाल पोस रहा है, तो उन्होंने फिर जोर देना शुरू किया कि भाई शादी करो, शादी कब करनी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं करते तो हम तुम्हारी अरेंज मैरिज करा देंगे। पर जावेद को याद आया कि वो जो होमलेस बॉय वो घर लेके आया है, उसकी एक बड़ी बहन भी है जो कि स्ट्रीट्स पे ही रहती है। जावेद ने उस बच्चे से कहा कि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन के पास लेके जाओगे। तो बच्चा जो जिसको खिला पिला रहा था वो तो पहले ही तैयार था, वो अपनी बहन के पास लेके गया और जाके 10 मिनट हुए इनको बात करते हुए, और जावेद ने उसको प्रपोज कर दिया कि मुझसे शादी कर लो। ऑब्वियसली वो गलियों में रह रही थी, होमलेस थी। जावेद एक वेल्दी बिजनेसमैन था, एक अमीर ताजर था, तो उसकी बात तो उसने माननी थी। तो इन लोगों की शादी हो गई। ये शादी जावेद ने यही सोच के की थी कि इस तरीके से ये बच्चा इसी के पास रहेगा। शादी के बाद बहुत जल्द इनका एक बच्चा भी हो गया और उस बच्चे के फ़ौरन बाद डिवोर्स भी हो गई। तो सब कुछ बहुत जल्दी चल रहा है। 10 मिनट मिले, 10 मिनट मिलने के बाद शादी हुई, शादी के बाद एक बच्चा हुआ और उसके बाद फ़ौरन डिवोर्स हो गई। डिवोर्स की एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये लव बेस्ड मैरिज नहीं थी। तो अब जावेद फिर से सिंगल है और अब वो अपनी 30s में है। अब 1990s पहुंच रहे हैं, तो उसकी फैमिली ने नोटिस किया कि कुछ सिनिस्टर चल रहा है, कुछ घनावना सा चल रहा है। जब वो उसके घर गए और उन्होंने देखा कि अब वहाँ एक होमलेस बॉय की जगह, एक बेघर लड़के की जगह 6-7 बेघर लड़के रह रहे हैं उसके घर में। एक 30 साल का बंदा 6-7 बच्चों के साथ क्या कर रहा है, वो उसके घर में क्यों रह रहे हैं। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो उनको ये बात बहुत अजीब लगी, और जब मोहल्ले वालों को, शहर वालों को ये बात पता चली तो उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। किसी के भी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से ये बहुत ही फजूल चीज़ है कि क्यों इतने सारे बच्चे, इतने सारे बेघर बच्चे बेचारे एक 30 साल के बंदे के साथ रह रहे हैं। और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं था कि जब जावेद पे एक रेप का और सोडोमी का पहला मुकदमा हो। ओके, तो उसके बाद जब वो रेप और सोडोमी का मुकदमा हुआ जावेद इकबाल पे, तो टाउन वाले उसके घर में घुस आए और घुस के उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतने सारे बच्चे रह रहे हैं पर जावेद कहीं भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ गए और उन्होंने पकड़ के जावेद के भाई और उसके वालिद को रिक्शे में डाला और पुलिस के पास ले गए। पुलिस के पास जाके उन्होंने सारा केस बताया तो पुलिस वाला, उसके पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे। पेरेंट्स तो नहीं, फिर उसके फादर मानने को तैयार नहीं थे। उसके फादर, उसके भाई वो ये कह रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब उसकी मदर को पता चला कि उनके हस्बैंड और उनका बेटा एक जेल में है क्योंकि उनके दूसरा बेटे ने ये वाला क्राइम किया है, रेप किया है, तो वो उन्होंने बहुत डिस्गस्टेड फील किया, बहुत बुरा लगा उन्हें, और वो जावेद के घर चली गई। जावेद के घर जाके उन्होंने जब दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक 13 साल का लड़का निकला। कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तो कई महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनको भी समझ नहीं आई कि एक 30 साल का बंदा गली से 13 साल के बच्चे को उठा के क्यों घर पे रखा हुआ है। तो उसकी वालदा ने उस 13 साल के बच्चे को पकड़ा और जेल ले गई। उन्होंने कहा कि ये भी उनका एक विक्टिम है, जावेद का एक विक्टिम है, इसको भी अपने पास रखे, इसकी खबर सुनते ही जावेद ज़रूर आएगा। और ऐसा ही हुआ। जब जावेद ने सुना कि वो लड़का पुलिस के पास है तो वो फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंच गया। और आगे क्या था, उसको सज़ा सुनाई गई। लेकिन सज़ा कितनी हुई? सज़ा उसको मिली सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने जेल में। लेकिन इन 6 महीनों में जावेद के फादर ने एक सीरियस हार्ट अटैक आया उनको, उस सारे स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि ऑल्दो ये पाकिस्तान इंडिया, ये लोग सारे समझते ही होंगे पाकिस्तान इंडिया के रहने वाले, कि यहाँ पे फैमिली नेम डुबोना कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। और इस तरह की कोई बात आपकी फैमिली पे आ जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा बेइज्जती की बात है। लेकिन उसके फादर को इस बात का दुख नहीं था कि उनका बेटा बाकी बच्चों के साथ कर क्या रहा था, उनको ये दुख था कि उनकी फैमिली बदनाम ना हो। उन्होंने बहुत पैसे लगा दिए इस चीज़ में कि जावेद को बाहर निकालने किसी तरह जेल से। अब जब जावेद अपनी सज़ा काट के बाहर निकला तो उसके पेरेंट्स ने उस पर फोर्स करना शुरू किया कि भाई अब तुम शादी कर लो। एक तो हमारे देसी पेरेंट्स का ये हल है कि बस शादी कर लो। भाई आपके बेटे का दिमागी मसला है, उसका इलाज कराएं पहले,
लेकिन नहीं, शादी कर लो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चों से अट्रैक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम शादी कर लो। अब दोबारा शादी तो उसने कर ली, लेकिन ये मैरिज भी ज़्यादा देर तक नहीं चली। 1992 में जावेद के फादर को एक और हार्ट अटैक आया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये केस में शुरू से ही जावेद जो सब कर रहा था उन सारी चीज़ों ने उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, और इस तरह उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया था, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस रहते थे अपने बेटे के जराइम की वजह से, और उनको एक के बाद एक हार्ट अटैक्स आते गए, और आखिरकार 1992 में एक और हार्ट अटैक आया, और अनफॉर्चुनेटली इस वाले ने उनकी जान ले ली। और ये लास्ट फैमिली मेम्बर थे जावेद की फैमिली के जो उससे बात करते थे। उसकी माँ जावेद की तो वैसे ही उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि वो डिस्कस्ड थी कि मेरा बेटा ऐसे काम कैसे कर सकता है, ऐसी तबीयत तो नहीं की थी मैंने। और यही थे कि जो बात करते हैं। जब जावेद के फादर की डेथ हुई तो जावेद को 3 मिलियन रुपीज़ मिले इनहेरिटेंस मनी में, विरासत में 3 मिलियन रुपीज़ मिला। उसने क्या किया, अब वो किसी और से बात तो करता नहीं था, उसकी डिवोर्स भी हो गई थी, उसकी माँ उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें घिन आती थी कि कैसे ये बेटा मेरा हो सकता है। और उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। तो जावेद ने क्या किया कि इस इनहेरिटेंस मनी से, अपने जो विरासत की मनी है उससे उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर ख़रीदा लाहौर में, और वहाँ पे उसने एक बिज़नेस भी अपना स्टार्ट किया। अब इसका बिज़नेस ही ऐसा था कि उससे हमें उसके मोटिव्स पता चल रहे हैं कि वो चाह क्या रहा है। उसने एक आर्केड गेम्स का शुरू किया। आर्केड गेम्स आपने देखा होगा, वीडियो गेम्स जो होते हैं, वीडियो गेम्स का जो आर्केड होता है वो उसने किया, और उसमें वो यंग बॉयज़ को टारगेट करता था। ये क्योंकि अब ये टाइम है 1992 वाला, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ये यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लाहौर के आम से मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती थी। तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, ख़ासतौर पे बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, और यही वो चाहता था। तो ये नई एक चीज़ थी, और यंग बॉयज़ जो थे वो आई जा रहे थे और के शॉप में आ रहे थे इसकी। और जावेद इतना क्रीपी इंसान था कि वो खड़ा होकर देख रहा था उनको, वो जो भी गेम्स खेल रहे होते थे वो खड़ा होकर देखता था, और उसके कुछ फेवरेट बच्चे थे जो खेलने आते थे, वो उनको फ्री में चीज़ें देता था, फ्री गिफ्ट देता था, डिस्काउंट टोकन्स देता था ताकि वो आते रहें। और कभी कभी वो उनको अपने घर इनवाइट भी कर लेता था। उसका घर वीडियो गेम के बिल्कुल साथ था, वीडियो गेम जो उसकी शॉप है उसके बिल्कुल साथ था, और कुछ सालों तक इसी तरह होता रहा। और उन बच्चों को एक्स्ट्रा टोकन्स देता और फिर ले जाता अपने साथ अपने घर। तो उस टाइम पे कोशिश करके जावेद ने अपनी फैमिली से वापस बातचीत शुरू कर ली, लेकिन जब उसकी फैमिली को फिर पता चला कि फिर उसके साथ बच्चे रह रहे हैं तो उनको बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसने कहा कि देखो ये लड़के मेरे लिए खाना पकाते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, खाना पकाते हैं, सफाई करते हैं, मैंने पैसे देता हूँ, सिर्फ एज अ वर्कर रह रहे हैं मेरे पास। अब ये चाइल्ड लेबर पाकिस्तान इंडिया में तो मना नहीं है, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो उसने ये दिखाना बहुत मासूमाना अंदाज में दिखाया कि ये तो मेरे काम शाम करने के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो लेकिन घर वाले तपे वही थे, उनको गुस्सा ही आ रहा था। फिर ये हुआ कि फिर ये क्या करता है, एक और काम बड़ा उसने फजूल किस्म का शुरू किया। 100 रुपये का नोट, अब ये 1992 का पाकिस्तान है जब 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 100 रुपये का नोट अपनी जेब से फेंक देता था और फिर देखता था आराम से खड़ा होकर कि कौन सा बच्चा उठाता है उसको। अब जो भी बच्चा उसको उठाता था, एक दफ़ा जब वो उठा लेता था 10 मिनट बाद, तो वो कहता था कि किसी ने 100 रुपये का नोट देखा है मेरा। शोर मचाता था, कहते मुझे कोई चाहिए, कोई बंदा चाहिए जो मदद करे मेरी ढूंढने में। अब ऑब्वियसली सारे कहते थे कि हमने नहीं देखा, अगर जिसने उठाया भी होगा वो भी नहीं बताता था क्योंकि बच्चे हैं छोटे, उनको पैसे मिले, गरीब घरों के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं बताएंगे। उसके बाद वो क्या करता था कि वो उसको एग्जैक्टली पता होता था क्योंकि वो देख रहा होता था इतनी देर से कि कौन सा बच्चा उठाया है, तो वो अपने घर ले जाता था बच्चों को चेक करने के लिए, स्ट्रिप सर्च करने के लिए, बेसिकली सब कुछ उतार के सर्च करने के लिए। समझ ही सकते हैं आप अब कि उसमें क्या होता है। वो असॉल्ट करता था उन चिल्ड्रन को ढूंढने के लिए, और हर किसी को पता था। सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि हर किसी को पता था कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन कोई भी कुछ कह नहीं सकता था। हर एक को पता था कि जो बच्चे जाते हैं यहाँ पे, उन्होंने एक दूसरे से स्टोरी सुनी हुई थी कि इस तरह होता है, इस तरह सेक्सुअली असॉल्ट होते हैं यहाँ पे, शॉप ओनर करता है। लेकिन
क्योंकि बहुत अट्रैक्ट करती थी ये चीज़, ये दुकान और ये सब कुछ, तो वो रुकते नहीं थे, वो फिर भी जाते थे। कुछ पेरेंट्स को भी पता था, कुछ आम लोगों को भी पता था, बच्चों से सुना हुआ था उन्होंने कि यहाँ क्या होता है, क्या चलता है। इसलिए जो लोग थे, जो टाउन के लोग थे, उन्होंने इन बच्चों जिनके साथ इस तरह की जिनसी ज़्यादती हुई है उनको फोर्स करना शुरू किया कि भाई तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हो। जो कुछ पेरेंट्स को पता था कि क्या हो रहा है उनके बच्चों के साथ, उनका कि हम वो नहीं जा सकते थे लेकिन पुलिस के पास, क्योंकि जावेद उनको पहले ही पे कर चुका था उनके मुंह बंद रखने की। गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। जावेद उनको पैसे दे चुका था कि भाई तुम अपने मुंह बंद रखो, ठीक है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो इनकी जब अपने मिड 30s में था जावेद इकबाल, तो उसका जो गेम मार्केट था वो रॉब हो गया, उसमें चोरी हुई और तकरीबन सब कुछ चुरा के ले गए लोग, जो सब कुछ उसके पास था, तकरीबन सब कुछ। अच्छा, और वो और उसका एक और एम्प्लॉय जो है, उनको बहुत शिद्दत से मारा, बहुत ज़ोर से मार पड़ी रॉबर्स ने बहुत ज़्यादा इनको पीटा भी। अब जावेद की इंजरीज जो थी वो इतनी शदीद थी, इतनी जो ज़ख्म उसको आए थे वो इतने शदीद थे कि उसको अपनी तकरीबन तमाम पोजेशंस, जितना भी उसके पास जो भी चीज़ें थी उसके पास, वो उसको बेचनी पड़ी ताकि वो हॉस्पिटल बिल्स अफोर्ड कर सके। उसने अपना बड़ा घर बेचा, अपनी कार बेची, उसने अपना वीडियो गेम बिजनेस में जो चीज़ें उसके पास रह गई थी वो बेच दी है, कभी जो स्टॉक्स वगैरह उसके पास थे वो बेचे, और काफ़ी टाइम तक वो चल भी नहीं पाता था, बेड रिडन हो गया। इसलिए वो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल भी ना रख सका, जबकि उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उनका कोई बेटा, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी एज इतनी हो गई थी कि कोई उनका ख्याल रखे, ये उनको ज़रूरत थी। तो अब वो जब वो बेड रिडन था, उसी टाइम पे उसकी मदर भी पास कह गई, उसकी मदर की भी डेथ हो गई जावेद की। अब ये वाला जो टाइम था ना, मार खाना, सब कुछ बेच देना, उसकी बेड रिटर्न हो जाना, उसकी मदर की डेथ होना, ये सब और भी डार्क तरफ ले गया जावेद को। अभी तक वो रेप करता था, सोडोमी के केसेस थे उस पर, अब एक और भी ज़्यादा डार्क रुख आ गया इसके ऊपर। उसने ये डिसाइड किया कि अब इनको सिर्फ असॉल्ट करना काफ़ी नहीं है, मैं इनको असॉल्ट करके फिर मर्डर भी करूँगा। ये ढूंढने के लिए अब वो अपना जब उसके दिमाग में ये बात बन गई, तो उसके बाद वो अपना पहला मर्डर विक्टिम ढूंढने के लिए कोई भी होमलेस या रन अवे बॉय ढूंढने के लिए निकला, ताकि उनकी कोई फैमिली ना हो जो कि उन्हें मिस करे। 1998 और 1999 ये दो जो हैं, ये मेन साल हैं, जो इस केस के जो मेन साल हैं वो ये दो हैं, 1998 और 1999। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो होमलेस बच्चे थे, बेघर बच्चे थे, वो लाहौर की स्ट्रीट्स पे रहते होते थे, 5000 तकरीबन। और ज़्यादातर ये जो बच्चे थे, ये सर्वाइव करने के लिए, मतलब उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो कुछ भी करते थे। उसका मतलब ये था कि कोई बड़े उनका फ़ायदा भी उठा सकते थे किसी भी तरीके से। तो जावेद क्या करता था, ये कहता था कि वो जाता था उन बच्चों के पास और उनको खाने का और शेल्टर का और घर का और छत का लालच दे के उनको अपने साथ ले आता था। और उसके बाद क्या करता था, हर काम करता था जिससे उनको बहुत सेफ फील हो। उसके बाद उनको एक दफ़ा वो उसके पास आ जाते थे, मतलब एक दफ़ा अच्छे से उनको किंग फील करवा के, जब वो जैसे ही उनको लेके आता था, तो ये सबसे पहली चीज़ जो स्विच होती थी वो ये होती थी कि वो अपना कैमरा निकालता था और उनकी बहुत सारी सेक्सुअल नेचर की पिक्चर्स लेता था। और उन पिक्चर्स में वो कुछ उन पिक्चर्स में वो उनको अनड्रेस करवाता था, कभी क्लोथ होती थी, मतलब हर तरीके की लेता था। कभी उन्होंने पहने होते थे कपड़े, कभी नहीं पहने होते थे, लेकिन होती सेक्सुअल नेचर्स की थी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक रिकॉर्ड अपने पास सेट करना चाहता था, कि मैं एक रिकॉर्ड रखना चाहता था कि मैंने इतने बच्चों का मर्डर कर दिया। फजूल किस्म का इंसान है। खैर, तो उसने सोचा कि अब मुझे एक नंबर चाहिए कि मैं कहाँ जाके रुकूंगा। तो परफेक्ट राउंडेड नंबर जो उसके दिमाग में आया वो 100 था। तो ठीक है, मैं 100 बॉयज़ को मारूंगा, लेकिन वहाँ जाके रुक जाऊंगा।
मुझे नहीं पता कि क्यों उसको लगा कि 100 बॉयज़ जो हैं वो एंड गोल होना चाहिए, लेकिन खैर 100 उसका एक टारगेट बन गया था। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो पुलिस को, आपको याद होगा हमने स्टार्ट में बात की थी कि पुलिस को एक डायरी मिली थी और उस पर एक एड्रेस था। जब पुलिस वहाँ गई तो उनको बहुत सारा एविडेंस मिला, उन्होंने हर पीस ऑफ एविडेंस इकट्ठा किया तो उन्हें टोटल 58 पीसेस मिले बच्चों की क्लोथिंग के, मतलब मुख्तलिफ पीसेस कपड़ों के, जो ऐसा लगता है कि जावेद इकबाल ने सब कुछ ही रखा हुआ था उनकी अपने विक्टिम्स का, सिवाय उनकी बॉडीज़ के। जब ये जावेद इकबाल का घर हाउस ऑफ हॉरर्स जब न्यूज़ में गया तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ये क्या सब उनके साथ ही चल रहा है, इर्द गिर्द वाले लोगों को पता ही नहीं है और यहाँ क्या चल रहा है। किस तरह 100 बच्चे मिसिंग गए और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है यहाँ पे। बेशक वो बच्चे होमलेस थे और उनकी कोई फैमिलीज नहीं थी, या वो ऑर्फन्स थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो कोई जानने वाला ही नहीं था कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे, क्यों गायब हो रहे हैं बच्चे। अब हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और जिनके भी बच्चे, पेरेंट्स के बच्चे गुम हुए थे या घर से भागे हुए बच्चे थे, नाराज़ होकर भाग आए थे, सब परेशान हुए और उन्होंने अपने बच्चों का पुलिस को बताना शुरू किया कि हमारे ये बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं, ताकि पता चले कि कहीं इनमें उनका भी कोई बच्चा तो नहीं है। इससे पहले अगर भागे हुए थे बच्चे तो उनका इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो बच्चा तो उनका भागा हुआ था, लेकिन उनका कि अब हम पुलिस के पास जाएं तो वो पुलिस से डर के इतनी करप्ट है कि वो उससे डर के खुद ही बैठे रहे। बड़ा डर के करप्ट निकला मेरा मुँह से। खैर वो उससे डर के खुद भी बैठे रहे। अब असल में होता इस तरह है कि बहुत सारे लोग जो कस्टडी में मर जाते हैं, पुलिस कहती है कि सोते सोते मर गए या इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, तो इसलिए लोगों को यकीन ही नहीं है पुलिस पे। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 99 डेथ्स, 100 में से 99 जो होती हैं पुलिस कस्टडी में, वो पुलिस की बीटिंग से होती हैं। पुलिस ने इतना मारा होता है कि वो पुलिस की बीटिंग से होती हैं। इसलिए जो फैमिलीज़ हैं ये कोशिश करती हैं कि पुलिस से दूर रहे। आम जो इज़्ज़तदार बंदा है वो चाहता है कि पुलिस स्टेशन ना ही जाना पड़े मुझे। अच्छा खैर, पुलिस ने वो 58 डिफरेंट बैग बनाए, 58 कपड़े मिले थे मुख्तलिफ किस्म के, 58 बैग्स बनाए और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अगर आपका कोई मिसिंग बच्चा है, आपका कोई बच्चा गुमा है या तो आके आप देखें कि ये चीज़, इन चीज़ों में से कोई उसकी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनको बिलोंग करती है, ताकि पता चले कि इनमें से कोई वो बच्चा तो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ओवर द ईयर्स अपने मिसिंग बच्चों के बारे में बोला हुआ था अपने पेरेंट्स ने, जिन्होंने रिपोर्ट तो नहीं की थी, लेकिन जावेद इकबाल जो है वो गायब था। अब दोनों तरफ एक काम चल रहे हैं। एक पेरेंट्स ने रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन क्योंकि अब कपड़े काफ़ी मिले हैं, क्लोथिंग आइटम्स मिले हैं, तो वो देखने आ रहे हैं अपने मिसिंग बच्चों का। दूसरी तरफ जावेद इकबाल गायब है। उसने यही लिखा था अपने जो लेटर जो पुलिस को भेजा था, उसमें ये लिखा था कि मैं आप सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं फ़लानी रिवर में जाके छलांग लगाने लगा हूँ, रिवर रावी में बेसिकली। तो लेकिन एक फिर भी फुल स्केल मैनहंट लॉन्च हुआ, जिसमें जावेद इकबाल को ढूंढने के लिए पुलिस ने हर जगह रिवर रावी के इर्द गिर्द भी अपने जो पुलिस टीम्स हैं वो लगा दी, डाइविंग टीम्स लेके गए, लेकिन वहाँ से जावेद इकबाल नहीं मिला। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो मैन हंट हुआ था वो उस टाइम पे जावेद इकबाल को ढूंढने के लिए हो रहा था, लेकिन ये सब दिसंबर 30, 1999 को ख़त्म हो गया। उस सुबह जब डेली जंग न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान में है उसके एम्प्लॉयज़ जब अपनी नॉर्मल ऑफिस में नॉर्मल एक वार्निंग थी कि एक बंदा अंदर घुसता चला आया सामने के डोर से, और वो गंदा और हुलिया उसका बिगड़ा हुआ, और वो आया अंदर और उससे एम्प्लॉयज़ ने समझा कि ये कोई बेघर बंदा अंदर आ गया है, और उसने 2 साशे, उसके हाथ में 2 पैकेट थे, एक में अंडे थे और एक में एप्पल्स थे। मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल एक होमलेस बंदा अंदर घुसा है जिसके हाथ में एप्पल्स और अंडे थे, और वो आके जर्नलिस्ट को देख के कहता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का किलर। तो फिर कहता है कि प्लीज़ किसी को रिपोर्टिंग सेक्शन में बता दो कि मैं आया हूँ सरेंडर करने। अब लोग ये कहते हैं कि इसने ये हरकतें इसलिए की
कि अगर ये डायरेक्ट पुलिस के पास जाता तो जिस कदर गुस्सा था लोगों को इस पर, इसको डायरेक्ट ही मार दिया जाता। तो ये लंबे तरीके से डेली जंग के थ्रू इसलिए गया है ताकि आराम से मीडिया सामने हो तो पुलिस इसको हाथ ना लगा सके। 10 मिनट के अंदर अंदर जो पूरी बिल्डिंग थी न्यूज़पेपर, डेली जंग न्यूज़पेपर की, वो हर तरफ से 100 आर्म सोल्जर्स से भर गई और वो पुलिस कस्टडी में लेके गए उसको। और उसी शाम 14 साल के बच्चे तकरीबन भी जावेद के घर से पकड़े गए जो कि उसके अकम्प्लिसेस थे। अब ये जो 4 बच्चे हैं ये इसकी मदद कर रहे थे सब में। अब ये भी मैं क्लियर करती चलूँ कि कितना कोई उनकी चॉइस होगी। 14 साल के बच्चे हैं, 30 साल से ऊपर का बंदा है तकरीबन, अब 40 साल का, तो 14 साल के बच्चे क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन ये दूसरे बच्चों को चुप करने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में और उनको एसिड में डिसॉल्व करने में उसकी मदद करते थे। ये बच्चे खुद भी बहुत ट्रॉमेटाइज थे, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये काम ना करते तो अगला नंबर इनका होना था। लेकिन खैर इनको भी कर लिया गया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इन 4 बच्चों में से एक 14 साल का जो बच्चा था वो पुलिस की कस्टडी में मर गया। पुलिस कहती है कि इसने टॉप विंडो में से एक की, मतलब प्रिजन की एक ऊपर की विंडो में से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते क्योंकि लोगों को पता है कि पाकिस्तानी पुलिस की बीटिंग किस तरह की होती है। वो कहते हैं कि ये इंटेरोगेशन के दौरान ही जब जावेद इकबाल के साथ था तो इसको तभी इसको पुलिस नहीं मार दिया। खैर हमें पता नहीं है इस बारे में कुछ भी, लेकिन ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो वो है कि जावेद इकबाल को कोई भी रिग्रेट नहीं था। अगर वो ये दोबारा उसको करना पड़े तो वो 500 भी मारते, लेकिन वो 100 पे रुक गया। और वो भी कह रहा था कि नंबर मैंने शुरू से ही खुद को दिया था, इसलिए मैंने पूरे 100 बच्चों को कत्ल करके रुक दिया। अब बहुत ही ये इसका जो प्राइमरी मोटिव था ये सब करने का, वो तो इसकी सिक अट्रैक्शन थी जो उसको यंग बॉयज से थी। और बहुत सारे जो ये मर्डर्स हैं ये सेक्सुअली मोटिवेटेड है, जो कि हमें उसके लेटर्स और उसकी डायरी से भी पता चलता है। लेकिन इसका एक सेकेंडरी मोटिव भी था इन मर्डर्स को करने का, कि उसको पुलिस से नफरत थी। वो चाहता था कि वो इनकी ज़िंदगियाँ जितनी मुश्किल बना सकता है वो बना दे। जब पाकिस्तान पुलिस ने उसको, जब ये पिछली दफ़ा जब इसको पकड़ा गया था, तब पाकिस्तान पुलिस ने इसको इतना बुरी तरह मारा था कि उसका जो सर था वो क्रश होके उसकी बैकबोन टूट गई थी। ये इसने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है कि इतनी बुरी तरह मारा था पाकिस्तान पुलिस ने मुझे कि मेरा सर क्रश हो गया था, मेरी बैकबोन टूट गई थी और मैं क्रिपल्ड हो गया था, लंगड़ा के चलता था। और मेरी मदर, मुझे नफरत है इस दुनिया से जिसमें मेरी माँ मेरे लिए रोई है। जबकि इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इसकी अपनी हरकतों की वजह से ये सब हुआ है। अगर इस पर ये रेप और सोडोमी का केस ना होता तो इसको कभी भी अरेस्ट ना करते। लेकिन खैर उसको नफरत हो गई थी दुनिया से, जहाँ उसकी माँ उसके लिए रोई थी और वो चाहता था कि 100 माएँ अपने बच्चों के लिए रोएं। हमें यही पता चलता है कि ये चाहता था कि इन अ नटशेल कि जो सबसे ये गुजरा है वो सबसे इनोसेंट मदर्स गुजरे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। जो भी इसके साथ हुआ, जो भी पुलिस के साथ हुआ, बाकी इनोसेंट बच्चे और माओं का क्या कसूर था कि उनको भी सफ़र करवाना पड़ा। ओके, तो फिर जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो इसकी स्ट्रैटेजी ये थी। ट्रायल में क्या हुआ, ये और ये 14 साल के जो 3 बच्चे थे वो आए, तो इसके डिफेंस ने प्रिटेंड किया कि ये सब इस तरह का कुछ तो हुआ ही नहीं कभी। जावेद इकबाल कहता है कि ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस सारी चीज़ों का कन्फेस किया है, इन सारी चीज़ों का मैंने एतराफ़ किया है, सब बकवास कर रहे हैं। मैं ये सब झूठ बोल रहा था और मैं ये चाह रहा था कि मैं देखूं कि ये अवेयरनेस एक सोशल एक्सपेरिमेंट, समझ लें, एक सोशल एक्सपेरिमेंट ऑफ अ काइंड कह रहा था, ताकि मैं लोगों का ध्यान लेके जा सकूं रन अवे चिल्ड्रन पे जो गरीब फैमिलीज से आए हैं और जो कि ईवल लोगों का निशाना बनते हैं। ये एक एग्जैक्ट कोट है इसका कि वो कहता है कि मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था पहली दफ़ा है ये ट्रू क्राइम में कि कोई सीरियल किलर ये बात करे कि मैं भाई ये जो मैं किलिंग की मैंने बातें किया है, मैं तो असल में सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, असल में तो इस तरह है ही नहीं कुछ। जो लड़के इसने कहा है कि
जिन लड़कों को इसने कत्ल करने की बातें लिखी थी वहाँ पे, तो वो कहता है कि वो तो यहीं पे है, और पुलिस भी उनको सोचती है मिसिंग। वो कहते हैं यहीं पे कहीं पे तुम लोगों को मिल नहीं रहे, पुलिस को सही से ढूंढना चाहिए, अपना काम सही से करना चाहिए, उसको ब्लेम करने के बजाय, ताकि उन्हें वो लड़के मिले। ओके, लेकिन इसकी ये बातें चली नहीं और इसको सज़ाए मौत सुनाई गई, इसको और एक और लड़के को, जो कि इन्हीं लड़कों में से एक लड़का जो कि खुद ही खुशी से, अपनी खुशी से इसके साथ काम करता था। जो बाकी दो थे जो जोर ज़बरदस्ती हुई इसके प्रोसेस थे, अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कितना ज़्यादा पार्ट लिया इसकी एक्टिविटीज़ में, लेकिन उनको इतनी हार्ड सज़ा नहीं मिली। और जावेद इकबाल को कोई नॉर्मल डेथ पेनल्टी नहीं मिली, कोई आम सज़ाए मौत नहीं मिली। जज ने कहा कि उन 100 बच्चों के वालिदैन के सामने इसको लटकाया जाएगा और इसके 100 टुकड़े करके उसको उसी एसिड में डाला जाएगा जिसमें ये उन बच्चों की बॉडीज़ डालता था। जिसने ये भी कहा कि ये इंसान नहीं शैतान है। और ऑब्वियसली इस्लाम का जो कानून है, आँख के बदले आँख, तो उसी पे पाकिस्तान यकीन रखता है और ये बिल्कुल सही सज़ा थी उसकी उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आते हैं जी हमारे यूनाइटेड नेशंस वाले, हमारे ह्यूमन राइट्स वाले, और वो आके कहते हैं कि भाई बेशक इसने बहुत गलत काम किया है, इसको तुम सज़ाए मौत भी दे रहे हो, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब नहीं हो सकती, उसके टुकड़े करके और एसिड में मारना और ये सारे काम नहीं हो सकेंगे, तो वो सज़ा इसकी चेंज करो। तो फिर वापस ये आम सज़ाए मौत पे आ जाता है। अच्छा, इस टाइम पे एक साइकेट्रिस्ट जो है वो लाया जाता है प्रिजन, जो कि जावेद और उसके भाई वगैरह से बातें करता है उसके क्राइम के बारे में। मुझे ज़्यादा नहीं पता इसका, लेकिन जहाँ जावेद इकबाल के भाई से उसकी बात हुई है तो उसने साइकेट्रिस्ट को कहा है, जावेद इकबाल के भाई ने, कि मेरा ख्याल है कि वो जावेद बेकसूर है। तो पुलिस को क्योंकि इतने सारे मिसिंग लड़कों की थी, तो उन्होंने एक स्केप कोट बना के, बलि का बकरा बना के जावेद के सर डाल दी हैं सारी चीज़ें। और उन्होंने ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि सीरियल किलर बना लें जिसने 100 बच्चों को मारा है और एक ही बंदे पे डाल के अपना काम पूरा करें। ट्रोल पाकिस्तानी पुलिस के पास अगर ये पावर है कि वो कस्टडी में जो भी बंदा हो और वो उसको मारते हैं इंटेरोगेट करते करते, और फिर उसको ये कहते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया है या ये वैसे ही सोते हुए मर गया है, कोई बीमारी से मर गया है, तो वो एक आम आदमी पे इल्ज़ाम भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से जावेद का भाई सोच रहे थे उस पर इसको बलि का बकरा बनाया गया। पहली बात ये है कि वो कहता है कि जावेद बेशक बहुत अमीर आदमी था और उसके 2 बड़े विलास थे उसके पास और बहुत सारी पैसे थे और जगह थी, लेकिन जब उसको रॉब किया गया और उसको हर चीज़ बेचनी पड़ी, उसका घर, उसकी कार, उसका बिजनेस, तो उसके पास सिर्फ एक बेडरूम के अपार्टमेंट के पैसे थे, और वो भी एक चीप सा अपार्टमेंट जिसकी पेपर थिन वॉल्स थी, इतनी पतली वॉल्स हैं कि उनसे आराम से बंदा सुन सकता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो एक पाकिस्तानी मोहल्ले में, एक पतली दीवारों वाले मोहल्ले में, जिसमें हर एक को दूसरे की डोर रहती है, वो इतने सारे बच्चे अंदर लाता रहा और उन्हें मारता रहा और नेबर्स ने कुछ भी नहीं सुना। जब तेज़ाब के बड़े बड़े ड्रम्स या हिलाए जाएं और बच्चों को चॉप किया जाए, तो ऐसी दीवारें जिनमें आप साथ वाले घर के बंदे को पी करता हुआ भी सुन सको, तो उसमें किस तरह नेबर्स को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जावेद के भाई ने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको जावेद, ये पुलिस ने कहा था कि जावेद ने मारे, जब इस पे इल्ज़ाम लग गया उनके मर्डर का, तो उसके कुछ टाइम बाद वो सामने ज़ाहिर हो गए। सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट हुए उनके मर्डर का कहने के बाद। जब ये बातें सुनी साइकेट्रिस्ट ने, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया जावेद से बात करने के लिए कि चलो उसके भाई ने उसके साथ उसके हक़ में बात की है, तो मैं जावेद से बात करता हूँ। लेकिन जब साइकेट्रिस्ट ने जावेद इकबाल से बात की, तो उसका जो इंटरव्यू था वो कुछ ज़्यादा सेंसिबल नहीं था, कोई साइंस नहीं बनती थी उसमें, सेन नहीं था। वो जावेद ने उन बच्चों के बारे में बात करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने जो साइकेट्रिस्ट से बात की, वो अपने 20s से पहले वाली लाइफ की बात की, सब होने से पहले वाली बात की। उसने कहा कि मुझे एक सेंट मिला था, एक सूफी मिला था, जिसने कहा था कि तुम्हें चुन लिया गया है, और उसने कुछ काले जादू की बातें की और इस किस्म की बातें की जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। ये इन सारी बातों से पता चलता है कि इसको, जावेद इकबाल को, कुछ
डिग्री तक एक अनडायग्नोज मेंटल इलनेस थी या कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की इतनी ज़्यादा बात नहीं हो सकी उससे, तो वो ज़्यादा लक नहीं रही उसकी कि वो जावेद को डायग्नोज कर सके। ओके, मैं पर्सनली जो है वो इन थ्योरीज पे यकीन नहीं रखती, लेकिन ये मेरा बिल्कुल अपना ओपिनियन है कि ये कहना कि कोई सीरियल किलर ने कत्ल नहीं किया, क्योंकि ये विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ विक्टिम्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन वी डोंट नो, क्योंकि अक्टूबर 8, 2001 को ब्रेकिंग न्यूज़ आई जावेद इकबाल के केस की कि जावेद इकबाल और उसके जो मेन अकम्प्लिस थे, जो उसके साथ भी थे, दोनों ही मुर्दा पाए गए अपनी प्रिजन सेल में। उनको अपनी ही बेडशीट से लटके हुए पाए गए। लेकिन पुलिस तो झूठ बोल सकती है, पर ऑटोप्सी हुई, जब ऑटोप्सी हुई इनकी, तो ये पता चला कि इनको मरने से पहले इनको बहुत ही बुरी तरह पीटा गया और इनके मुंह से खून निकलता, मुंह पे कट लगे थे, इनकी इतनी ज़ोर से इन्हें मारा गया कि इन्होंने अपनी ज़ुबानें जो हैं वो बिट कर ली हैं, उनको काट लिया, और उनकी हर तरफ उनके कट्स थे, उनके मुंह पे, उनकी नाक से खून बह रहा था। और ये भी लगा कि कोई भारी ब्लंट वेपन जो है वो भी इन पे इस्तेमाल किया गया इनको मारने के लिए। अगर ये लोग इन्होंने खुद से किया होती, इन्होंने खुद से खुदकुशी की होती, तो इस तरह के ज़ख्म इन पे ना पाए जाते। तो अब हम जावेद इकबाल की फैमिली जब उसकी कॉर्प्स को, उसकी लाश को जब उठाने आई, कलेक्ट करने आई फ्यूनरल के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उस दिन मर गया था जिस दिन इसने 100 बच्चों को मारने का, रेप करके मारने का कन्फेशन किया था। चलें, यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, बच के रहें, और आपसे मिलती हूँ एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।